हेलो गाइस, जय हिंद। अरे भाई ये बताओ तुम्हारा जोश कैसा है। इस भाई को देखो, ये तो वीडियो ऐसे ही खोल रहा है जैसे कि भाई अरे भाई थोड़ा एनर्जी रखो, एनर्जी मेरे साथ तुम पढ़ रहे हो। आज की वीडियो में हम आगे सीरीज करेंगे, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जान रहे हैं। ये सीरीज हमारी वोकैब की है। इस वोकैब की सीरीज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसपे इंग्लिश आती है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। अगर किसी ने नहीं दिखी है तो भाई देख लेना जरूर, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। 120 तक हमने कर लिए हैं, आज उसके बाद हम करेंगे। तो अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो, कोई ऐसा है जो नया जुड़ रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन तब जब तुम वीडियो देखोगे। पहले पूरी वीडियो देखो, पसंद तो तुम्हें आएगी ही। तो चलिए सब काम छोड़ के अब फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार और मस्ती भरी क्लास को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। और आज तो भाई बड़ा मजा आने वाला है। हमने 120 तक कर लिए हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आज हम 121 से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को। पहला लिखा है अ स्मॉल इंक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री एक्सेट्रा। मतलब एक छोटी सी बाड़ जो हम बनाते हैं एनिमल्स को रखने के लिए, छोटे मोटे कैटल्स को, तो उसी को हम पेन बोलते हैं। बड़ा ही इजी है। अगर हम पेन की बारे में बात करें, इस वर्ड के बारे में, तो ये वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, पेन एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और एज एन नाउन भी यूज हो सकता है। दोनों तरीके से ये यूज होता है। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो हम इसको यूज करते हैं पेन फ्रेंड। अब देखो, फ्रेंड है नाउन और नाउन से पहले पेन आया है तो ये एडजेक्टिव है, तो एज एन एडजेक्टिव इसको यूज कर सकते हैं। पेन फ्रेंड मतलब होता है वो हमारा मित्र, वो दोस्त जिससे हम कभी मिले नहीं है, केवल हमने बात की है उससे, चाहे वो कॉल में हो गई, चाहे मैसेज में हो गई, चाहे एक दूसरे को पत्र लिख के, लेटर लिख के भेजें, लेकिन केवल बात हुई है, कभी मिली नहीं है, उसी को हम पेन फ्रेंड बोलते हैं। और इसी के दूसरा भी बोल सकता हूं, पेन नेम। एज एन पेन नेम भी यूज हो सकता है। मतलब वो नाम जो एक लेखक अपना रखता है लिखने के लिए, उसी को हम उसका पेन नेम बोलते हैं। पेन मतलब लिखना, तो एक लेखक जो अपना नाम लिखने के लिए यूज करता है, उसका असली नाम तो अलग है, लेकिन जो वो लिखने के लिए यूज करता है अपना नाम, उसी को हम पेन नेम बोलते हैं। जैसे हमारे घर का नाम अलग होता है और बाहर अलग नाम है, तो घर के नाम को हम पेट नेम बोलते हैं। वैसे ही जो लेखक लिखने के लिए यूज करता है अपने नाम को, उसी को हम पेन नेम बोलते हैं। पेन मतलब लिखना। आ गया। तो पेन एज एन एडजेक्टिव दो तरीके से यूज हो सकता है, पेन फ्रेंड, पेन नेम। अब पेन एज ए नाउन भी यूज हो सकता है, ये भी दो तरीके से। एक तो नाउन का मतलब होता है पेन, जो कि तुम अभी यूज कर रहे हो, देखो इससे, जिससे तुम अभी अपने नोट बना रहे हो। एक तो ये हो गई पेन। और एज ए नाउन एक पेन वो यूज होता है जो हमारा आंसर है, बाढ़। एक छोटी सी बाढ़ जो हम कैटल्स के लिए बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पेन यूज हो सकता है। एक पेन मतलब जो बाढ़, और एक पेन मतलब जिससे तुम अभी राइटिंग नोट कर रहे हो, और एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। अब इसी पेन की बात करें तो ये पेन एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है, एक्शन के तरह। जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है लिखना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई यूजुअली पेन माई व्यूज। आई यूजुअली पेन माई व्यूज, इसका मतलब है मैं अक्सर अपने ख्यालों को, अपने विचारों को लिखता हूं। मैं अक्सर अपने विचारों को लिखता हूं, तो पेन मतलब लिखना। तो ये पेन एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, एज अ नाउन, किसी भी तरीके से यूज हो सकता है। तो देखो, इसको बोलते हैं डीप स्टडी। जब भी हम पढ़ते हैं, अगर हमको किसी वर्ड के बारे में पता नहीं है ना, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट पे वर्ड यूज होता है, तो हम कैसे वोकैब को कर सकते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको हर चीज पता हो, हर एक छोटी छोटी चीज, तब जाके हम अपने वोकैब को और अच्छे बेहतर कर सकेंगे। वरना तो भैया रटने की बात है, रटते रहो। नेक्स्ट, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। एक ऐसा घर है जिसमें सारे के सारे रूम्स एक ही फ्लोर में हो, उसी को हम बंगलो कहते हैं। अगर हम आम लोगों के बारे में बात करें तो आम घर कैसे होते हैं, ये है प्लॉट, इसमें ये हो गया एक मंजिल, इसमें 2-3 कमरे होते हैं, इसके ऊपर लोग दूसरी मंजिल भी बना देते हैं, 2 मंजिल घर बनाते हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, तो 2 मंजिल बनाते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी मुमटी भी होती है जिसपे हम अपना वाटर सिस्टम को मैनेज करते हैं। ये जो छोटी सी, जिसको मुमटी बोलते हैं, इसी को हम क्यूबाइकल बोलते हैं इंग्लिश में। मुमटी होती है जहां पे अपनी टंकी वगैरह हम रखते हैं। तो ये हो गया आम घर, जिसपे हम 2 मंजिल बनाते हैं। एक फ्लोर नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, फर्स्ट फ्लोर। अब बंगलो क्या होता है, जब केवल एक ही फ्लोर हो, घर हो और केवल एक ही फ्लोर हो, ज्यादा नहीं, एक ही फ्लोर, और एक ही फ्लोर में सब कुछ है।
उसी में हमारे कमरे भी हैं, उसी में हमारा सब कुछ है, लेकिन एक ही फ्लोर है, उसी को हम बंगलो कहते हैं। सेलिब्रिटीज का तुमने देखा होगा बंगलो, तो वो तो बड़ा सा होता है। अभी हम छोटे बंगले की बात करें तो बंगलो वो होता है जिसमें एक ही फ्लोर में सारे कमरे होते हैं, और आम घर होता है जिसपे हम पहले ग्राउंड फ्लोर फिर 1 मंजिल 2 मंजिल ऐसे बनाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बस। नेक्स्ट, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल एसेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून, फूड एसेट्रा आर केप्ट। एक छोटा सा रूम जिसपे हम खाने पीने का सामान रखते हैं, उसी को हम पेंट्री बोलते हैं। ये सबके तुम्हारे घर पे भी होगा, एक छोटा सा रूम होता है, स्टोर रूम अलग सा, जिसमें हम खाने पीने का सामान रखते हैं, उसी को हम पेंट्री बोलते हैं। तो कुछ लोगों के घर में तो अलग सा रूम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं होता। लेकिन होटल्स में हमेशा होता है, याद रखना। होटल्स में तो हमेशा एक रूम अलग सा होता ही है, जहां पे हम खाने पीने का सामान या कटलरी आइटम्स रखते हैं, फूड आइटम्स, उसी को हम पेंट्री बोलते हैं। अब तुम मुझे कमेंट करोगे, अगर तुम्हारे घर में एक अलग सा रूम है, पेंट्री है, तो तुम मुझे कमेंट में बताना। बाकी होटल्स पे तो हमेशा होता है। तो पेंट्री उस छोटे से रूम को बोलते हैं जहां पे हम खाने पीने का सामान रखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जितने हम पढ़ रहे हैं। अब एक बार इनको देखो, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक एसेट्रा। एक छोटी सी दुकान जहां पे हमको जो नए नए फैशनेबल कपड़े हैं वो मिलते हैं, और कॉस्मेटिक आइटम्स भी मिलते हैं। लड़कियां तो बड़ी जाती है यहाँ, इसी को हम बुटीक बोलते हैं। बुटीक एक छोटी सी दुकान होती है जहां कॉस्मेटिक के सामान और फैशनेबल कपड़े मिलते हैं। अगर मैं इसी की बड़ी दुकान की बात करूं जो बहुत बड़ी होती है, मल्टी स्टोरर जो होती है, उसी को हम एम्पोरियम कहते हैं। जो बड़ी सी दुकान होती है, बहुत बड़ी मल्टी स्टोरर, यहां पे हर टाइप का सामान मिलता है बिकने के लिए, तो उसी को हम एम्पोरियम बोलते हैं। और जो छोटी सी दुकान हो उसको हम बुटीक बोलते हैं, जहां पे हम कॉस्मेटिक के सामान और ये कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो देखो ऐसे हम पढ़ते रहेंगे हर चीज को। नेक्स्ट, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस। एक ऐसा गाना जिसपे हम अपने धार्मिक विचारों को या अपनी पवित्र भावनाओं को जोड़ने का काम करते हैं, उसी गाने को हम हाइम कहते हैं। इसी को हम हिंदी में भजन कहते हैं। भजन, तुम भी भजन कीर्तन तो सुनते ही होंगे। अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली। आगे तो तुम जानते ही हो क्या है लिरिक्स, बता देना भैया कमेंट में, मजा आता है। कमेंट में भाई बातें करते रहा करो, मजा आता है, फ्लो बना रहता है। तो उसी को हम हाइम कहते हैं, कीर्तन भजन को। नेक्स्ट, अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसी जगह जहां पे जो भी स्पीकर होता है, बोलने वाला वक्ता, वो खड़ा होके अपनी स्पीच देता है, उसी प्लेटफॉर्म को हम पोडियम कहते हैं। तुमने देखा होगा अपने क्लासरूम में भी, ये जब तुम्हारी क्लास है, ये बोर्ड लगा होता है, तो यहाँ पे एक जब टीचर पढ़ाता है तो यहाँ पे एक बेस बना होता है, और यहाँ पे एक क्यूबिकल शेप का एक डेस्क होती है, इन्हीं को हम पोडियम कहते हैं। मतलब जहाँ पे जो स्पीकर होता है वो बोलता है, खड़ा होता है, उसी स्टेज को हम पोडियम कहते हैं। सबके सब जानते हैं इसको, तो बड़े ही सिंपल सी बात है। तो पोडियम उसी को कहते हैं जहाँ पे जो भी स्पीकर होता है वो खड़ा होता है, उसके प्लेटफॉर्म को एक बेस बनाया होता है टीचर के लिए, थोड़ा ऊपर, बस। आगे, अ स्पेशल फाउंडनेस और लैकिंग फॉर। फाउंडनेस मतलब होता है लगाव, यहाँ पे लिख भी रहा हूं, मैंने बताया भी है। जब भी किसी चीज के लिए हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा लगाव हो, बहुत इंटरेस्ट हो किसी चीज पे, किसी चीज के प्रति लगाव हो, इंटरेस्ट हो, प्यार हो, लाइकनेस हो, तो उसी को हम प्रोपेंसिटी बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल है। जब भी किसी चीज के प्रति हमारे अंदर बड़ा ही लगाव हो, बहुत ही प्यार हो, लाइकनेस हो, इंटरेस्ट हो, उसी को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी। बड़ा ही सिंपल है। फॉन्डनेस मतलब होता है लगाव, बस। नेक्स्ट, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि आंखों के नजर को चेक करता है। मतलब जो आंखें होती है, जब तुम अपना चेकअप कराने जाते हो तो तुम्हारी नजरें सही है कि कैसी है, उसी को जो चेक करता है उसी को हम ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ये होता है आंखों का एक्सपर्ट जो हमारे आई साइट को चेक करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर मैं बात करूं ऑप्टो की, तो ऑप्टो मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू आई, और मेट्री मतलब होता है मेजर करना, किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। इससे पहले हमने 3 चीजें पढ़ ली है आंखों से संबंधित। एक तो होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक होता है अकल्टिस्ट, और एक होता है ऑप्टिशियन। मैंने तुम्हें बोला भी था इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मुझे बताना। अब ये चौथा भी जुड़ चुका है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसको भी नोट कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वो इंसान होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है जो हमारी आंखों के नजरिए को चेक करता है कि भाई आंखें कमजोर हैं कैसी है, उसी के स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। याद कर लो उसे। नेक्स्ट, अ स्पीच टू डिजाइन इनसाइट एक्शन। अ स्पीच डिजाइन टू इनसाइट एक्शन। इनसाइट मतलब होता है भड़काना, ये भी होता है, और इनसाइट मतलब होता है एड्रेस करना,
किसी को संबोधित करना, ये भी इसका मतलब होता है। तो ऐसी स्पीच जिसपे हम सामने वाले को संबोधित करते हैं उसी स्पीच को हम बोलते हैं एक्सहर्टेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी जो एक अच्छा स्पीकर होता है, वक्ता होता है, जब वो बात करता है तो सामने वाले को संबोधित करता है, सामने वाले की फीलिंग्स को जगाता है, वो उनकी भावनाओं को जगाता है। और जब उनकी भावनाओं को जगाता है तो उनकी भावनाओं को जगाने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करता है उसी को हम एक्सहर्टेशन कहते हैं। मतलब ऐसी स्पीच जो सामने वाले को संबोधित करे उसी स्पीच को हम एक्सहर्टेशन बोलते हैं। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम के हैं, डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल ही मुझे नापसंद हो, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं होती, नापसंद होती है, उसी को हम एनिमोसिटी बोलते हैं। एनिमोसिटी की बात करूं तो एनिमो मतलब होता है एंटी या अपोजिट। तो ऐसी चीज जो हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद उसी को हम एनिमोसिटी बोलते हैं। अब इसी से एक और वर्ड बनता है एमिटी। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है कि एमिटी का मतलब क्या है, ये होमवर्क है। इसी से बना है एमिटी यूनिवर्सिटी, तुमने नाम भी सुना होगा, तो इसी से बना है एमिटी से। जब तुम इसकी मीनिंग जानोगे कितनी ब्यूटीफुल सी है तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा सर इसलिए रखा था नाम। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। भाई जो मैं होमवर्क देता हूं उसको करना भी होता है, इसको मुझे कमेंट में बताया करो इसका मतलब क्या है, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम होमवर्क में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जो मैं वर्ड्स होमवर्क के लिए देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं वो, इसीलिए। नेक्स्ट, अ स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, ध्वनि की अध्ययन को हम बोलते हैं फोनोटिक्स। अगर मैं फोनोटिक्स की बात करूं तो ये बना है फोन से, इसका मतलब होता है ध्वनि। अब इस ध्वनि का मतलब वो नहीं है कि बहुत ज्यादा आवाज चिल्लाना, नहीं, गलत मत जाना। ध्वनि मतलब है हम बोलते कैसे हैं, जैसे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, फिर उत्तान अउत्तान, किसी भी टोन को ऊपर कैसे करते हैं, नीचे कैसे करते हैं, उतार चढ़ाव कैसे होते हैं टोन्स में, तो उसी के पूरे अध्ययन को हम फोनोटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ साउंड। ये बेसिकली ब्रांच ऑफ लर्निंग है एक। और अगर मैं इसको बोलूं तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से संबंधित है फोनोटिक्स। मैंने तुम्हें बताया भी था स्टार्टिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज पे हम साउंड कैसे बोलते हैं उसी को हम फोनोटिक्स बोलते हैं। ये तो एक ब्रांच है लर्निंग की और एक लैंग्वेज से संबंधित भी है फोनोटिक्स। चलो नेक्स्ट, अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब जिसपे हम केवल शब्दों के बारे में ही बात करते हैं, जिसमें केवल शब्दों से ही संबंधित बातें होती है उसी को हम वर्बस कहते हैं। मतलब ये केवल शब्दों से ही संबंधित होता है, वर्ड से, ऐसे स्टाइल। इसी के लिए हम यूज करते हैं सुपरफ्लुअस, ये भी इसके लिए यूज करते हैं। फिर से लिखता हूं, इसी के लिए हम एक और यूज करते हैं रिडंडेंट। इसका मतलब जब हम जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज कर लेते हैं तो उसी को हम रिडंडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसे स्टाइल जिसमें कि जो राइटर होता है, लेखक, वो अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को दिखाने की कोशिश करता है, उसी को हम पेडेंटिक बोलते हैं। जैसे तुम सब नेता को जानते हैं, एक शशि थरूर, वो जब ट्विटर में ट्वीट करते हैं तो वो अपने नॉलेज को दिखाने की कोशिश करते हैं। और नॉलेज दिखाना कोई गलत बात नहीं है, लेट मी टेल यू प्लीज, नॉलेज को दिखाना कोई गलत बात नहीं है। जो नॉलेजफुल पर्सन होता है वो तो नॉलेज को दिखाएगा ही, और अगर वो नॉलेज को ना भी दिखाए तो भी नॉलेज झलकता है। देखो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी पहचान ही ये होती है, जब वो बात करते हैं तो उनका नॉलेज झलकता है, दिखता है, वो चाहे दिखाएं चाहे ना दिखाएं वो दिखेगा। और अगर कोई नॉलेज दिखाना भी चाहे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज का अहंकार होना वो गलत बात है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे सब चीज का नॉलेज है, मुझे सब कुछ आता है, तो ये अप्रोच एज अ टीचर अपने स्टूडेंट के लिए सही नहीं होगी। तो नॉलेज तुम पे है, अच्छी बात है, तुम दिखाना चाहो वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार होना वो गलत है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्टाइल जो कि जिसपे जो राइटर होता है वो अपने नॉलेज को दिखाता है, प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, उसी स्टाइल को हम पेडेंटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, अ सप्लीमेंट टू अ विल, विल मतलब सबको पता है वसीयत, और सप्लीमेंट मतलब हिस्सा। तो जो हमारी वसीयत का हिस्सा होता है उसी को हम कोडोसिल बोलते हैं। मतलब मरने के बाद जो हमारी जमीन जायदाद है वो कैसे बटेगी, बंटवारा उसका कैसे होगा, उसका हिस्सा कैसे जाएगा, उसी के हिस्से को हम कोडोसिल बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आजकल तो लोगों की जो नजरें होती है वो इसी में होती है, वसीयत में, कौन सा हिस्सा कहां जाएगा, हमारे हिस्से में कितना आएगा, यही होता है। तो पार्ट, वसीयत के पार्ट को हम कोडोसिल बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम पढ़ रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और तुम एग्जाम दोगे और उस दिन तुम पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा और यही वर्ड्स आएंगे, उस दिन तुम बोलोगे सर मजा आ गया, आपने जो पढ़ाया था सर सब वही आया, वही आएगा भाई। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का
जिसमें कि केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे फंक्शन करती है, पूरा काम करती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उसी को हम टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं। मेरे साथ बोलो, क्या? टोटलिटेरियनिज्म। मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं? टोटलिटेरियनिज्म। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको बात करूं तो टोटली, अगर मैं बात करूं टोटली, तो टोटली मतलब तो हो गया टोटल, जो पूरा हो, होल हो। फिर ये बना है इटैरियन। इटैरियन की बात करूं तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। और लास्ट में लग गया इज्म। अगर इस इज्म की बात करूं तो ये इज्म दिखाता है फिलॉसफी को। फिलॉसफी को हम बोलते हैं वाद, जैसे नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, वैसे एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो जिसके पीछे इज्म लगता है वो फिलॉसफी को दिखाता है। यही है इसका मतलब टोटलिटेरियनिज्म, मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें कि केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरा काम करती है, पूरा फंक्शन करती है। इसी को हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। अब इसी से संबंधित एक है यूटिलिटेरियन। इसका मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। भाई पढ़ाने के साथ साथ अतुल सर तुम्हें होमवर्क भी देते हैं ताकि बच्चे पढ़ते रहें घर में। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे वीडियो देखिए उसके बाद छुट्टी, नहीं, पढ़ना भी है और जो होमवर्क दिया है उसे करना भी है। यही होता है एक अच्छा सा स्टूडेंट, जो पढ़ता भी है क्लास में सिंसियर होके और साथ साथ जो होमवर्क दिया है वो भी सॉल्व करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ ये, ताकि तुम रिसर्च करो, थोड़ा सीरियस बनो। वरना बताने के लिए तो मैं ही बता दूंगा तुम्हें, इसमें क्या है, लेकिन थोड़ा होमवर्क में मजा आता है। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा टैंक जिसमें कि हम मछलियों को रखते हैं और वो जीव जंतु है, वो प्लांट्स, वो पेड़ पौधे जो पानी में आते हैं उनको रखते हैं, उसी को हम एक्वेरियम बोलते हैं। ये तो सभी को पता है, इतना सिंपल है। एक्वेरियम सबने देखा होगा, एक टैंक होता है जिसके अंदर मछली होती है और पेड़ पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं, उसी को हम एक्वेरियम बोलते हैं। सबने देखा है। और मुझे कमेंट करो, अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक एक्वेरियम नहीं देखा अपनी लाइफ में, तो मुझे कमेंट कर देना। वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई होगा, और जिसने देखा है वो भी कमेंट कर देना, यस सर हमने देखा है एक्वेरियम। नेक्स्ट, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जैसे हमारे पूरे शरीर में कहीं भी मान लो कोई ऑर्गन खराब हो गया, तो हम उस ऑर्गन को निकाल के उसमें टेस्ट करते हैं, उसी को हम बायोप्सी बोलते हैं। जैसे कोई भी शरीर का ऑर्गन हमारा खराब हो गया तो वहां से वो ऑर्गन को निकाल के, या कोई भी चमड़ी खराब हो गई तो चमड़ी को निकाल के उसमें साइंटिफिक रिसर्च करना, ये जानना कि उसमें रोग क्या है और कैसे वो खराब हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, उस रोग को जानना, उस कॉज को जानना, उस पर साइंटिफिक रिसर्च करके उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। आ गया समझ पे? तो इसका मतलब जब भी हम कोई भी ऐसी ऑर्गन जो खराब हो चुका है उसको निकाल के उसमें साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ये जानने के लिए कि उसमें क्या खराबी है, उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। ये बायो वाले जानते होंगे अच्छे से। आ गया समझ पे? बस बड़ा सिंपल है। अरे भाई बायो वाले नहीं है तो क्या हो गया, तुम्हारे अतुल सर तो हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी सब बताएंगे, एक्सपर्ट बनाएंगे तुम। वोकैब तो पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट, अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन। एक ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाती है या तोड़ी जा सकती है, उसी को हम ब्रिटल बोलते हैं। जो नाजुक हो इसी को हिंदी में बोलते हैं कुरमुरा। वो चीज जो कुरमुरी हो, बहुत ही नाजुक हो, ब्रिटल हो, जो आसानी से टूट जाए। जैसे हमारे पास ग्लास होता है कांच का, तो वो भी ब्रिटल है, अगर छोड़ दिया तो आसानी से टूट जाता है, चूरे चूरे हो जाता है। इसी के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। ब्रिटल मतलब होता है जो नाजुक हो, इसी के लिए मैंने बोला था जो डेलिकेट होता है, फ्रेजाइल इसी के लिए बोला था मैंने, बहुत सारी चीजें मैंने करवाया है। और इसका अपोजिट क्या होगा, ये तो है जो नाजुक होती है, और इसका अपोजिट जो चीज कठोर हो, जो टफ हो, जो इंड्यूरिंग हो, जो बिल्कुल ही रिजिड हो, कठोर, इसका अपोजिट हो जाएगा वो। तो ये चीजें हमने सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ी थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लेना, सारी चीजें पढ़ी है। देखो वही चीजें तो रिपीट होती है, तब तो आता है पढ़ने में मजा। ये चीजें सिनोनिम एंटोनिम में भी आ सकती है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकती है। ऐसी चीज जिसको तोड़ा जा सकता है इजीली, उसी को हम ब्रिटल बोलते हैं, नाजुक होती है, इसी के लिए हम यूज करते हैं डेलिकेट, फ्रेजाइल। और इसका अपोजिट जो कठोर हो, रिजिड हो, उसी के लिए हम यूज करते हैं टफ हो, जो हार्ड हो, जो इंड्यूरिंग हो, बस। नेक्स्ट, अ थ्रोन ऑब्जेक्ट और अ वेपन कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू थ्रोवर। मतलब ऐसी चीज या ऐसा कोई वेपन जिसको हम फेंकेंगे तो घूम के फेंकने वाले के पास ही आ जाता है, उसी को हम जानते हैं बूमरैंग के नाम से। सभी को पता है ये तो, ऐसा कुछ होता है वो बूमरैंग, जिसको अगर हम फेंकेंगे तो घूम के फिर से हमारे पास ही आ जाता है। तुमने छोटे में एक सीरीज देखोगी मोगली की, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे ट ट ट। हाँ, आगे के लिरिक्स तुमको पता है, कमेंट में बताओगे आगे क्या है लिरिक्स। तो मोगली में तुमने देखा होगा, मोगली के पास था ये बूमरैंग,
उसको फेंकता था वो, तो फेंक के वो फिर से घूम के तुम्हारे पास वापस आ जाता है। इसी को बोलते हैं बूमरैंग। अब लास्ट जो है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। जब भी कोई एरिया होता है, कोई भी शहर, वो पानी के सामने हो तो पानी कभी भी उस शहर को डुबा सकता है। तो इसीलिए उस शहर को बचाने के लिए हम बड़ी सी दीवार बना देते हैं। तुमने मूवीज पे देखा होगा, जब भी कोई शहर होता है तो उसके बाहर हम एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं ताकि पानी जब भी आए उस शहर को डुबो ना सके। उसी दीवार को हम डेक बोलते हैं। तुमने सुना है डैम? हाँ, डैम भी तो तभी बनाते हैं, एक दीवार पानी को रोकने के लिए। तो उसी का भाई है, डैम का ही भाई है डेक। एक ऐसी दीवार जो कि हम बनाते हैं किसी भी एरिया को बचाने के लिए पानी से, ताकि वो पानी में ना बहे। तो ये हो गए आज के हमारे वर्ड्स कंप्लीट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा और सारी चीजें याद हो गई होगी। अब अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो जितनी भी चीजें मैंने करवाई है वो टेलीग्राम में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे तुम्हें मोर दिख रहा होगा, उस मोर में क्लिक करना और सबसे ऊपर टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे और सारी चीजें जो हमने पढ़ी है वो तुम्हारे क्लास नोट्स फोन में आ जाएंगे और उससे रिवाइज जरूर करना। और अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, मेरे एफर्ट पसंद आए और सच में तुम्हें कोई वैल्यू मिली, तुम्हें मजा आया, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई तुम ही लोग तो शेयर करोगे, इसको शेयर करो ताकि ये सब लोगों के पास पहुंचे और सब इससे बेनिफिट ले सकें। बिकॉज ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में करवा रहा हूं, इतनी वैल्यू तो भैया कहीं मिलती है। और अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं ना? अरे देखना नहीं है, उन्हें क्लिक करो, जल्दी से अपने नोट्स बनाओ, अपना ख्याल रखो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं